हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके इस वीडियो पर 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आने वाले आपके टोटल 17 पार्ट रहने वाले हैं, जिसमें आपकी 850 प्लस क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, पार्ट नंबर 1 है, तो पार्ट नंबर 1 पर देखेंगे हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके कह सकते हैं कि हर एक आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस। तो देखिए, यहाँ पर पार्ट आपके जो बन रहे थे तो टोटल 17 पार्ट्स बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 50 क्वेश्चन ही बताना यहाँ पर कह सकते हैं कि नामुमकिन था। लेकिन यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस को लिए। यहाँ पर तो आपके 30 या 40 क्वेश्चंस भी ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। और यहाँ पर बता दें कि ये पीडीएफ जो है आपको जैसे ही आपके 200 क्वेश्चंस या फिर कह सकते हैं टोटल आपके 17 वीडियो कंप्लीट होंगे, और कोशिश करेंगे कि ये 17 वीडियो आपके जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, तो इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। वहाँ से जाकर के आप अच्छे से डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी देश के जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड है। तो कोई भी देश है, अगर उसका जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करना है तो कौन सा मापदंड हम प्रयोग करते हैं, प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुशल जीवन स्तर का निरूपण करता है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो है वो जीवन स्तर के प्रतिनिधित्व को, जो कि हम कह सकते हैं कि मापदंड को यहाँ पर दिखाती है या फिर दर्शाती है। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है, एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया। तो किसे परिभाषित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जीएसडीटी डीपी जीएसडीपी। देखिए, यहाँ पर किसी राज्य के भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी भी व्यक्ति एवं सेवाओं की, जो कि हम कह सकते हैं कुल मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और देखिए, यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। देखिए, जीएसडीपी की गणना जो सदैव मौद्रिक संदर्भ में की जाती है, इसी के साथ और यह राज्य की प्रति व्यक्ति आय के मूल्यांकन में सहायक होता है। इसी के साथ जीएसडीपी उप क्षेत्रीय क्षेत्रों के बारे में विस्तृत आर्थिक जो कि आंकड़े प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीएसडीपी क्या है, तो ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति एवं सेवाओं का कुल मूल्य का मापन होता है, जो हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो उप क्षेत्रीय क्षेत्रों के बारे में विस्तृत आर्थिक आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, विश्व बैंक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड है प्रति व्यक्ति आय, अर्थात प्रति व्यक्ति यहाँ पर आय। यहाँ पर सबसे पहले विश्व बैंक ने, जो कि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुनः मूल्यांकन एवं विकास बैंक के रूप में दी। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर आई आरडी का पूरा नाम आपसे पूछ लेता है, जो कि आपका है पुनः मूल्यांकन एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनः मूल्यांकन एवं विकास बैंक के रूप में दी गई, जिसमें आईबीआरडी को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। यह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाला, जो कि स्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहे 5 संस्थानों को एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। विश्व बैंक विभिन्न देशों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आधार की आय पर कौन वर्गीकृत करता है, तो विश्व बैंक वर्गीकृत करता है। विश्व बैंक किस लिए स्थापित किया गया, तो गरीबी को कम करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि विश्व बैंक को स्थापित किया गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों को प्रदर्शन का आकलन करता है। और देखिए, ये एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा,
टोटल 8, और वो 8 कौन-कौन से हैं? तो देखिए, उत्पादन लागत में भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 8 विभिन्न उद्योगों को प्रदर्शन का आकलन किया है, जो निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। देखिए कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर देखते हैं, तो पहला है आपका कृषि, वानिकी और मत्स्य, खनन और उत्खनन, उत्पाद विनिर्माण, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति, इसी के साथ निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार, बिल, बीमा, रियल इंडस्ट्री एवं व्यावसायिक सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं। तो ये सारे 8 जो पॉइंट हैं आपके देखने को मिलते हैं। तो ये 8 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि भारत की जीडीपी की गणना करने में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, या फिर आरआरबी के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग एवं प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्य का माप होता है। जीवीए का पूर्ण रूप स्वरूप क्या है? यहाँ पर आपको बताना होगा। जीवीए जो कि हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग एवं अखंड, जो कि हम कह सकते हैं, में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य की माप होता है। जीवीए का पूर्ण रूप जो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। जीवीए जो कि जीडीपी प्लस उत्पादों की सब्सिडी, उत्पादों का कर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवीए क्या है? तो जीवीए में आपको बताना है जीडीपी, जीडीपी प्लस उत्पादों की सब्सिडी, उत्पादों को जो कि हम कह सकते हैं उत्पादों पर कर, यही आपका जीवीए कहलाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रास वैल्यू एडेड। ग्रास वैल्यू एडेड जो कि हम कह सकते हैं जीवीए का पूरा नाम है, और जीवीए जीडीपी और उत्पादों की सब्सिडी, उत्पादों का कर को टोटल करके यहाँ पर निकाला जाता है। अब देखिए आपका छठवां नंबर क्या कहता है। छठवां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर राज्य की कर, जो कि हम कह सकते हैं राज्य की आय, जो लोगों द्वारा विश्व कानूनी उत्तरदायी में छोड़ी गई संपत्ति से संपन्न होती है, क्या कहलाती है? तो आपको यहाँ पर बता दें, राज्य राज्य स्वामित्व कहलाती है। राज्य का स्वामित्व, राज्य की आय जो होती है, जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तरदायी की छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, उसे राज्य का मित्व कहते हैं। तो देखिए जो आय होती है, राज्य की जो आय होती है, वो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तरदायी की छोड़ी गई होती है, जो संपत्ति, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये होती है हमारे पास राज्य का मित्व। तो ये क्वेश्चन आपसे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो छोड़ी गई राशि होती है, कानूनी उत्तरदायी के बिना जो छोड़ी गई राशि होती है, उसे राज्य का मित्व कहते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्या कहता है आपका। 7वां नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको पता करना है कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखिए पहले विकल्पों को पढ़ लेते हैं। सकल घरेलू, जो कि हम कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास, निवल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास, सकल घरेलू जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास, निवल घरेलू उत्पाद, इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास, सकल घरे राष्ट्रीय उत्पाद। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास बराबर निवल घरेलू उत्पाद। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश की पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास जो होता है को घटाने के लिए निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, अतः सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यह्रास बराबर होता है निवल घरेलू उत्पाद। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर लगाना होगा। यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको बराबर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्या कहता है आपको। 8वां नंबर आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के रूप में एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए, और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना होगा ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय सुखहाली, जो कहता है कि हमारे पास सूचांक में 9 बिंदुओं के तटस्थ वर्गीकृत 33 संकेतों से विकसित एक सकल संख्या सूचांक है। सेंटर फॉर भूटान इंडस्ट्रीज के, जो कि हम कह सकते हैं अल फोस्टर पद्धति के रूप में जानी जाने वाली मजबूत, जो कि बहुआयामी पद्धति का प्रयोग करके जीएनएचआई का निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 की सूची में भारत 100 किस स्थान पर, 146 स्थान पर, देश में वह 136वें स्थान पर रहा।
अर्थात देशों में वो 136वें स्थान पर और सूची में जो कि 146वें स्थान पर रहा, जबकि फिनलैंड को लगातार 5वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। तो ये अभी भी आपका इतना ही है। और देखिए यहाँ पर सबसे 5वें स्थान पर कौन है, तो फिनलैंड, जो कि विश्व में 5वें स्थान पर खुशहाली के मामले में देखने को मिल जाएगा। और ये आपका कह सकते हैं कि किस रिपोर्ट के अनुसार है, तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भी यही आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन टी, जीडीपी। जीडीपी मूल्यह्रास। जीडीपी का अर्थ जो होता है सकल घरेलू उत्पाद है। जीडीपी हमारी राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष से उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात SSCSO भारत की जीडीपी की गणना करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी देश की नागरिकों या कंपनियों द्वारा एक वर्ष में विश्व में किसी भी स्थान पर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य है। यहाँ पर देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात एनडीपी बराबर जो होता है आपका जीडीपी माइनस मूल्यह्रास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी, और यहाँ पर बराबर जो होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ये आपको सूत्र याद रखने हैं। आपसे ये सूत्र भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आपको ये सूत्र आपको याद रखने होंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस में पूछ सकता है, तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में कौन शामिल होता है, तो अंतिम वस्तुओं की जो बिक्री होती है वो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होती है। और देखिए ये आपके क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग में आपके तर्क संगत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये तर्क बताइए सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो अंतिम वस्तुओं की बिक्री में सहायक होता है। एक होगा जिसमें ए लिखा होगा, आर में होगा कि आपके सकल घरेलू उत्पाद जो होता है अदला बदली किए गए माल की सेवाओं में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको राइट आंसर ए और आर में आपको कौन सा सही है ये बताना होता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कह सकते हैं कि रीजनिंग में भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस तरीके का होता है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये रीजनिंग के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य है। तो कुल अंतिम मूल्य क्या है, तो ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद है। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पाद तथा गैर निवासी उत्पाद, क्या निवासी उत्पाद और गैर निवासी उत्पाद इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम जो कि मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो क्या कहलाता है, किसी स्थित निवासी उत्पाद और गैर निवासी उत्पाद की इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी देश में उत्पादन किए गए जो उत्पाद होता है उसमें संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है, तो आपको बताना होगा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। कोई भी उत्पाद है उसमें संपूर्ण सामान और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है। कौन कौन सी हैं, आय विधि, वह विधि, और कौन सी एक विधि है, तो आपको बताना है उत्पाद मूल्य वर्धित विधि। तो एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जाती है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद मूल्य वर्धित विधि। तो ये 3 विधियां हैं आपकी, आय, व्यय और उत्पाद मूल्य वर्धित विधि है। इसी के साथ देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि औसत आय को भी कहा जाता है। तो औसत आय को क्या कहा जाता है, तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है।
अब ये देखिए आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि कुल राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित किया जाता है? कुल जनसंख्या से। तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है। उस औसत आय उसे हम कह सकते हैं औसत आय भी कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? 1867 से लेकर 1868 तक इन्होंने किया था। इसके अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, जबकि 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,08,620 थी। प्रति व्यक्ति आय जो कि हम कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या से हम कह सकते हैं कि विभाजित की जाती है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। तो यहाँ पर आपका प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना है, प्रति प्रति व्यक्ति व्यक्ति आय 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 बराबर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2020 के अनुसार 1,08,620 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं औसत आय भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में जीडीपी का अक्षर डी प्रदर्शित करता है। जीडीपी में जो डी है आपका क्या प्रदर्शित करता है? तो डोमेस्टिक प्रदर्शित करता है। डोमेस्टिक ऑप्शन ई। सकल घरेलू जो उत्पाद होता है जिसमें जीडीपी एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मापन और निर्धारण के सबसे अहम विधि आय विधि, व्यय विधि और खर्च विधि और उत्पाद विधि, ये जो आपकी विधियां हैं इस पर निर्भर करता है। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर का आपका क्वेश्चन कहता है, जीडीपी की गणना में किसे नहीं सम्मिलित किया गया है? देखिए जीडीपी की जो गणना होती है उसमें किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ऑप्शन सी, माध्यमिक उत्पाद को सम्मिलित नहीं किया जाता। किसी भी देश की जो घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य में समग्र योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उत्पाद के अंतर्गत सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, सिर्फ अंतिम वस्तु को ही गिना जाता है। जीडीपी की गणना करते समय निम्न समीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये समीकरण है, सकल घरेलू उत्पाद बराबर निजी खपत सकल निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च निर्यात आयात का जो आपका लगता है। इस तरीके से यहाँ पर आपका एक फार्मूला बन जाता है। सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है आपका? यहाँ पर निजी खपत सकल निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च जो निर्यात और आयात में खर्च होता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। किसी भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? तो आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में सकल जीडीपी देश की सीमा के अंदर देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी दी गई समय विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का कुल मैत्रिक मूल्य होता है। किंतु यहाँ यह बात देना उचित होगा कि यह सदैव आवश्यक नहीं है। संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पाद सेवाओं का ही परिणाम होता है। वास्तव में जीडीपी का कुछ भाग उस विदेशियों अर्थात उन विदेशियों के उत्पाद सेवाओं का परिणाम हो सकता है जिन्होंने पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करके देश की कुल उत्पत्ति अर्थात जो उत्पत्ति है के कुल भाग के कुल जो हमारे पास है कुछ भाग का उत्पाद किया जाता है। भारत की जीडीपी जो कि हम कहते हैं जिसमें महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे अधिक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कम से कम आपके 5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं तो आप 5 क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। भारत की महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे अधिक है। इसके साथ ही यहाँ पर जीडीपी सीमा के जो देश की सीमा के अंदर है अर्थात देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी भी हुई समय विधि के दौरान एक व्यक्ति उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और हम कह सकते हैं कि जो जीडीपी का कुल भाग उन विदेशियों के उत्पाद सेवाओं का परिणाम हो सकता है जिन्होंने अपनी पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करके देश की कुल उत्पत्ति में कुछ भाग
उत्पाद किया जाता है, अर्थात उत्पाद किया है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्या है। 19 नंबर की टूट फूट के लिए एक वार्षिक जो मूल्यह्रास भत्ता क्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉट डॉट की टूट फूट के लिए एक वार्षिक मूल्यह्रास भत्ता क्या है। तो आपकी पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए एक वार्षिक मूल्यह्रास भत्ता मिलता है। इसमें देखिए, पूंजीगत वस्तुओं में किसी औद्योगिक उत्पाद में सहयोगी मशीनें आती हैं जिसमें बड़े स्तर पर उत्पादित कार्य होता है। मूल्यह्रास इन्हीं पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली टूट फूट में होने वाले नुकसान के लिए एक वार्षिक जो कि भत्ता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, देश के सभी जो कि निवासियों की आय क्या कहलाती है। तो देश के सभी निवासियों की आय कुल आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय का मतलब एक देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल आय जो होती है वो, अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग प्लस निवेश। देश के सभी निवासियों की आय को सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों द्वारा प्राप्त आय को कहते हैं, चाहे वह देश हो या विदेश में हो, अर्थात देश में हो या फिर विदेश में हो, उन दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि ये सकल राष्ट्रीय जो कि हम कह सकते हैं आय का हिस्सा है। इसी के साथ देखिए 21 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर का है क्वेश्चन, जीएनपी का अर्थ क्या होता है। जीएनपी का जो अर्थ होता है राष्ट्रीय जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, एक निश्चित अवधि की किसी देश में नागरिकों तथा उत्पादित समस्त वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को शामिल किया जाता है। इसमें जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्सएम जीडीपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी जो होता है उसमें क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक्स क्या है, देशवासियों द्वारा निवेश से अर्जित आय। उसके बाद माइनस यहाँ पर एम, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। और उसके बाद एक्सएम, विदेशियों से प्राप्त निवल कारक आय। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपकी यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं जो कि सूत्र से रिलेटेड है। इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्स क्या है, एम क्या है, एक्सएम क्या है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है आपका वो किसके बराबर है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी साथ देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या कहलाता है। तो आपका सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव यह है कि इससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। इस तरीके से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, यदि सी खपत, आई निवेश, जी सरकारी व्यय और ई एक्स जो कि निर्यात और आई एम आयात है, तो जीडीपी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी राइट आंसर लगाना होगा। ऑप्शन बी में जी प्लस सी प्लस आई बराबर प्लस यहाँ पर कोष्टक में ई एक्स प्लस अर्थात निर्यात माइनस आयात। इस तरीके से आपका सूत्र बन जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य तथा उसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। दिए गए प्रश्न अनुसार जीडीपी जो होगा वो इस तरीके से आपका फार्मूला बनेगा जो कि हमने यहाँ पर ऊपर बता दिया। विदेशियों द्वारा देश की अर्जित आय यहाँ पर ई एक्स है, जो कि देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित, यदि यहाँ पर एक्सएम बराबर 0 हो तो जीडीपी बराबर यहाँ पर जीएनपी बराबर जीडीपी, यदि अर्थव्यवस्था हो तो जीएनपी बराबर जीडीपी के हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर एक्सएम 0 हो, देशवासियों द्वारा अर्जित आय 0 हो, तो क्या आपका जीएनपी जीडीपी के बराबर होगा। तो हाँ होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या कहलाती है, आपकी सकल राष्ट्रीय आय कहलाती है। आपको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ देखिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर क्या अप्रत्यक्ष कर उपदान क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय
में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। जब शुद्ध उत्पाद का मूल्यांकन साधन लागत पर किया जाता है तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। अर्थात जो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, निवल राष्ट्रीय आय उत्पाद बाजार की कीमत पर अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान होता है आपका। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैश्विक प्रयोजन आय क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस होंगे आपके जो कि ये दिए गए हैं। इसमें आपका वैश्विक आय माइनस वैश्विक कर आय दनी, इसी साथ आमदनी, और यहाँ पर माइनस गैर कर आमदनी। तो यहाँ पर देखिए वैश्विक प्रयोजन आय वह योग्य वैश्विक आय ज्ञात करने के लिए वैश्विक आय में से वैश्विक प्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। अर्थात वैश्विक प्रयोजन कर, वैश्विक आय, वैश्विक कर, आय अदायगी, गैर अदायगी, एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निश्चित रूप से प्रयोजन आय में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से अगर आपकी कर में कमी आती है तो निश्चित रूप से प्रयोज्य आय में जो कि आपकी वृद्धि होगी। इस तरीके से आपका प्रयोज्य जो वैश्विक प्रयोज्य आय है वो क्या कहलाता है? आपका वैश्विक आय माइनस वैश्विक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। इसके साथ देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो यहाँ पर आपका प्रयोज्य आय के निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अगर सरकार ने आय की कमी की तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी। देखिए ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा गया 28 नंबर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? कर आयदगी गैर वैश्विक आय वैश्विक माइनस वैश्विक अदायगी क्या बराबर होता है किसके? तो आपका वैश्विक प्रयोजन आय के बराबर होता है। इस तरीके से आपका कर अदायगी माइनस गैर वैश्विक आय माइनस वैश्विक अदायगी, तो ये आपका बराबर होता है वैश्विक प्रयोजन आय के बराबर होता है। वैश्विक प्रयोजन आय क्या है? तो वैश्विक प्रयोजन आय आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि वैश्विक आय माइनस वैश्विक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया 30 नंबर में। अब देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय माइनस अविरत लाभ माइनस परिवारों द्वारा दी गई निवल ब्याज अदायगी माइनस निगम कर सरकार और फर्मों से परिवारों को दी गई अंतरण अदायगी क्या कहलाती है आपकी? तो ऑप्शन ए वैश्विक आय कहलाती है। तो यहाँ पर अदायगी का मतलब आपकी आय से है। यहाँ पर अदायगी का मतलब किससे है? आय से है। तो एक वर्ष में राष्ट्र के निवासियों को प्राप्त होने वाली वैश्विक आय माइनस अविरत लाभ माइनस वास्तविक आय जो कि आपकी अविरत वैश्विक आय कहलाती है। जो राष्ट्रीय आय अंतरण भुगतान माइनस निगम कर जो कि सामाजिक भुगतान जो कि सामाजिक सुरक्षा अनुदान के बराबर होती है। यहाँ पर देखिए जो आपका वैश्विक आय होता है वो अविरत लाभ माइनस वैश्विक वास्तविक आय माइनस वैश्विक आय कहलाती है। मतलब यहाँ पर जो वैश्विक आय है वो अविरत लाभ और वास्तविक माइनस वास्तविक आय के बराबर होती है। अब इसके बाद राष्ट्रीय आय अंतरण भुगतान जो होती है वो माइनस निगम कर जो आपका होता है। राष्ट्रीय आय जो होती है अंतरण भुगतान माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा अनुदान के बराबर आपकी होती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 32 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या कहता है कि निवल राष्ट्रीय जो उत्पाद है वो बाजार कीमत पर निवल अप्रत्यक्ष कर किसके बराबर होता है? तो आपको कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। देखिए राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय की होती है। राष्ट्रीय आय के माप के लिए अनेक अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। दिए गए प्रश्नानुसार निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अतः दिए गए विकल्पों में से आपका ए सही आंसर हो जाएगा, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास का प्रचार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय कुल जनसंख्या द्वारा किसी राष्ट्र की आर्थिक विकास को मापन का सबसे उचित पैमाना उस देश की प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय होती है। प्रति व्यक्ति आय
वह आय है जो देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होती है। वैश्विक आय बराबर जो होती है वो राष्ट्रीय आय निगमों का अविरत लाभांश निगम कर सामाजिक योजना हेतु यहाँ पर किया जाता है, प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस सुरक्षा व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान में ये आपका हो जाएगा। वैश्विक आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय निगमों का अविरत लाभांश निगम कर सामाजिक योजना हेतु किया गया भुगतान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस सुरक्षा व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। ये 3 भुगतान होते हैं जिससे आपका वैश्विक आय मिलकर के बनता है। अब देखिए यहाँ पर हमने 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है, तो आपका ऑप्शन सेवा सेवा राष्ट्रीय आय के लिए जो कि अधिकतम योगदान है। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। सेवा क्षेत्र कोई एक सेवा नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में प्रदत्त सेवाओं का योग है। दूरसंचार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंतिम यान मैपिंग में लेकर रेलवे रोडवेज बंदरगाह आदि प्रमुख क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सेवा क्षेत्र का योगदान 2020 में जो कि 54.77% था और ये बढ़कर के आपका हो गया है 66.66% हो गया है। देखिए यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जीडीपी सूचांक के क्षेत्रवार विवरण से किस का मापन किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, देश के आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। जीडीपी जो कि सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रवार विवरण देश के आर्थिक विकास मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र सेवा उत्पाद उद्योग कृषि आदि का जो कि प्रदर्शन आकलित किया जाता है जो कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को दर्शाने वाले प्रमुख घटक होते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, तो भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत की सांख्यिकी जो कि गतिविधियों में जो कि समांतर में राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जैसे ही आपके 850 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये देखिए क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे। देखिए यहाँ पर हमने कोशिश की कि आपके 17 पार्ट में कंप्लीट हों, लेकिन अगर 17 पार्ट में नहीं कंप्लीट हो पाते तो हर एक पार्ट में आपको 20 क्वेश्चंस बताए जाएंगे और 20 क्वेश्चंस को मान के चलिए कि आप 20-20 क्वेश्चंस आपके बताए जाएंगे। ये देखिए आपका पार्ट 1 है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन बताए गए, लेकिन जो आपके आने वाले पार्ट होंगे उसमें 20 क्वेश्चंस ही बताए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग चला जाता है जिसमें आपकी आवाज़ सही से नहीं पहुँच पाती, तो इस वजह से यहाँ पर 20-20 क्वेश्चंस ही हर एक पार्ट में लिए जाएंगे जिससे आपको एक सही तरीके से अच्छे क्वेश्चंस पहुँच जाए आपके पास, टाइम टू टाइम क्वेश्चन पहुँचे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस लिए जाएंगे और हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती चली जाएगी। देखिए मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है, तो मूल्यह्रास जो है वो आपकी मशीनरी यंत्र समूह की हानि है। देखिए किसी उद्यम में मूल्यह्रास से तात्पर्य पूंजीगत वस्तुओं में मूल्यह्रास से संबंधित है। यह पूंजी का मूल्य अप्रत्यक्ष में कमी को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर कोई मशीनरी यदि 50,000 रुपये की 10 वर्ष की अवधि तक कार्य करने में सक्षम परंतु बीच में खराबी आने से 10,000 रुपये की हानि होती है तो मशीनरी ह्रास के रूप में देखा जाता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका फार्मूले से रिलेटेड है, वही फार्मूला जो हमने आगे पहले आपको बता चुके हैं। देखिए 1 वर्ष के लिए देश में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें जिसका उपभोक्ता खर्च यहाँ पर आपका डॉलर में दिया हुआ है 900 मिलियन, सरकारी खर्च डॉलर में 250 मिलियन, जो कि व्यवसाय द्वारा निवेश जो कि डॉलर में 180 मिलियन, निर्यात डॉलर में 85 मिलियन और आयात डॉलर में 100 मिलियन। तो आपको इस क्वेश्चन में इस फार्मूले में आपको क्वेश्चन में रख देना है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जीडीपी निकालनी है। क्या निकालनी है, जीडीपी। जीडीपी निकालने के लिए आपको पहले तो 900 मिलियन जो कि आपका उपभोक्ता खर्च है प्लस आई आपका हो जाएगा 250 मतलब सरकारी खर्च आपका हो जाएगा प्लस 180 मतलब यहाँ पर आपका निवेश खर्च हो जाएगा 180 और आपका निर्यात का जो खर्च है वो आपका हो जाएगा 85 मिलियन, माइनस में आपका 85 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में आपका 100 जो कि आपका डॉलर हो जाएगा, मिलियन डॉलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कह सकते हैं कि आपका आंसर आएगा यहाँ पर आ जाएगा डॉलर में 1315 मिलियन। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
फार्मूले से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आपका फार्मूले से रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका है यदि उस वर्ष के लिए किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पर डॉलर में 1315 मिलियन था, उपभोक्ता खर्च डॉलर में 900 मिलियन था, व्यवसायों द्वारा निवेश डॉलर में 180 मिलियन था, जबकि निर्यात 50 जो कि हमारे पास डॉलर में 85 मिलियन था, तो और आयात डॉलर में 100 मिलियन था। तो सरकारी खर्च की गणना करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए आपका फार्मूला दिया गया है, सकल घरेलू उत्पाद बराबर उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस निर्यात माइनस आयात प्लस सरकारी खर्च। तो ये फार्मूला आपका आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उपभोग प्लस सकल प्लस निवेश, सकल निवेश प्लस निर्यात, यहाँ पर आपका फार्मूला होगा। सकल सरकारी खर्च आपको निकालना है, तो सरकारी खर्च आप इधर कर सकते हैं सरकारी खर्च, और इसको आप जीडीपी को इधर ले करके इससे माइनस कर दीजिए, तो आपका ये फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा बन करके। इस फार्मूले में आप सारे मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा 250 डॉलर में, जो कि 250 मिलियन आपका डॉलर में आ जाएगा। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपका क्वेश्चन है। देखिए उस एक देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करना है। यदि उस साल के लिए उपभोक्ता सरकारी खर्च डॉलर में 450 मिलियन, सरकारी खर्च डॉलर में 150 मिलियन, और व्यवसाय द्वारा निवेश डॉलर में 80 मिलियन, और निर्यात आपका डॉलर में 35 मिलियन है, और आयात आपका डॉलर में 40 मिलियन है 40। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या लगाना होगा, तो सकल घरेलू उत्पाद के सूत्र के अनुसार आपका सूत्र ये हो जाएगा, जो कि आपका ये सूत्र है। तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, तो आप सारे क्वेश्चंस में सारे मान रखेंगे, और 625 आपका मिलियन डॉलर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर डॉलर में आपका क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही साथ देखिए यहाँ पर यदि इसी वर्ष के लिए एक देश की सकल घरेलू उत्पाद डॉलर में 990 मिलियन, उपभोक्ता खर्च डॉलर में 630 मिलियन, और व्यवसाय द्वारा निवेश डॉलर में 110 मिलियन, यदि निर्यात डॉलर में 55 मिलियन था, तो आयात आपका डॉलर में 45 मिलियन था, तो सरकारी खर्च की गणना करना है। वही सूत्र है आपका, सारे सूत्र में आप मान रखेंगे, तो आपका जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 240 मिलियन डॉलर, जो कि आपका ये आपका जो कि 240 मिलियन डॉलर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका फार्मूले में रखते ही आपका सूत्र आ जाएगा, जो कि 240 मिलियन डॉलर आपका सूत्र होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो जिसमें अगर आपको सूत्र नहीं याद है सकल घरेलू उत्पाद का या फिर घरेलू उत्पाद का, तो आप यहीं पर फंस जाते हैं और क्वेश्चंस को हिल कर चले आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में उत्पाद का योगदान देता है, कौन देता है? ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद, जो कि जीडीपी का हासिल किसी देश की उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में सकल उत्पाद के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसी साथ देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जा सकती? तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा गृहिणी की सेवाएं, किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मौद्रिक जो कि मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय में वस्तु एवं सेवाओं की बाजार कीमतें शामिल होती हैं, राष्ट्रीय आय की गृहिणी एवं सेवाएं शामिल नहीं की जा सकती। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचकांक है? तो आपको ऑप्शन ए जीडीपी। जीडीपी एक लेखा जो कि वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों चाहे या निवासी हों या निवासियों द्वारा की गई सकल उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीडीपी जो कि आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की दर को आधारित करता है। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने एवं घटाने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय करता है, अतः जीडीपी वित्तीय स्वास्थ्य का सूचकांक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, जो कि हमारे पास है वी राव, जो कि थे, जिन्होंने भारत में प्रथम बार वैश्विक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री विजयेंद्र, जो कि हमारे पास है कस्तूरी रंगा वरदा राज राव, जो कि थे। इन्होंने जगदीश इन भगवती एक
भारतीय अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुसंधान के लिए जाना जाता है। भारत सरकार ने 2000 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो इन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जीडीपी के मामले में इन्होंने फार्मूले को जो कि वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर बनाया था। इसके साथ देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से क्या आशय है। अर्थव्यवस्था में जो कि संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तुओं से आशय क्या है। तो ऑप्शन सी, पुनः विक्रय एवं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तुएं ही आपकी क्या कहलाती हैं, पुनः विक्रय एवं अन्य जो कि अर्थव्यवस्था के मध्यवर्ती वस्तुएं का आशय कहलाती हैं। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स एवं मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसा उत्पाद है जिसका उपयोग अंतिम वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को पुनः विक्रय के लिए या अन्य वस्तुओं को उत्पाद करने के लिए उद्योग उन वस्तुओं को एक दूसरे को बेचते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए 48 नंबर का है, निम्न में से कौन सा संस्थान जो कि रोजगार एवं बेरोजगार के सर्वेक्षण करता है। रोजगार और बेरोजगार का सर्वेक्षण कौन करता है। तो राष्ट्रीय जो कि आपका प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान करता है। देखिए नीति आयोग क्या है, नीतियों को बनाता है। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन रोजगार एवं बेरोजगारों के सर्वेक्षण राष्ट्रीय विद्युत सर्वेक्षण संगठन अर्थात NSSO भारत सरकार की सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसका नाम राष्ट्रीय विद्युत सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। यह भारत की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई, 1950 में की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आपका NSSO क्या है। NSSO जो कि हमारे पास है राष्ट्रीय विद्युत सर्वेक्षण संगठन है, जो कि 1950 में बनाया गया। इसमें जो कि हम कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला जो कि सबसे बड़ा संगठन है, जो कि रोजगार एवं बेरोजगारों के विषय में यहाँ पर आपको जानकारी देता है। और देखिए 49 नंबर का क्या है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। तो क्या है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचांक है। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता सूचांक अर्थात CPI के द्वारा तय किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक सरकारी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी एवं महंगाई भत्ता संयोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सूचांक भी श्रम मंत्रालय में जो कि स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रम ब्यूरो क्या है, श्रम ब्यूरो क्या करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और उसके जो आगे वीडियो आएंगे उसमें आपको 20-20 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। क्योंकि 50 क्वेश्चन बताने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कि बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे आप तक वॉइस अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। तो कोशिश करेंगे कि आपके 20-20 क्वेश्चंस हों और अच्छी तरीके से वीडियो हो। कितना भी लॉन्ग जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका अच्छी तरीके से वीडियो हो। 20-20 क्वेश्चंस आपके डेली टू डेली अगर आप 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपका इस तरीके से इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर छोटे किसान और जो कि हमारे पास है मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उनके रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो किसके रूप में, तो यहाँ पर विलोंडन गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। छोटे किसान एवं मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते हैं, तो उन्हें हम विलोंडन गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इस तरीके से आपसे टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए इस वीडियो में, 50 क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स के टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। और ये इकोनॉमिक्स की सीरीज टोटल आपकी 850 प्लस क्वेश्चन की चलने वाली है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें जैसे ही आपके 850 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तुरंत ही PDF आप प्रोवाइड कर दी जाएगी। डेली टू डेली अगर आप चाहते हैं PDF, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी डेली टू डेली PDF आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उसकी PDF तुरंत आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट फॉर माई चैनल। थैंक्स फॉर यू।